मैं एक तलाक याफ्ता औरत थी। मेरा कमाने वाला कोई ना था। इसलिए एक औरत ने अपने बच्चे की परवरिश के लिए मुझे अपने घर रख लिया। वो औरत कहती कि हम मियां बीवी को अपने बच्चे से नफरत है, इसलिए तुम हमारे बच्चे की परवरिश करो और रात को इसे अपने पास ही सुलाया करो। वो औरत अपने बच्चे के करीब ही ना आती। अलबत्ता उसका शोहर कभी कभार अपने बच्चे को देखने मेरे कमरे में आ जाता। मैं बहुत हैरान होती, ये कैसे माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चे से प्यार नहीं है। एक रोज वो औरत छत पर गई तो मैं भी उसके पीछे चली गई, मगर आगे का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो मेरा नाम तबस्सुम है। मैं बेयकीनी से अपने घर के बंद दरवाजे को देख रही थी, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने घर से भागकर शादी की थी और अपने शोहर को औलाद की खुशी ना दे सकी थी। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले मेरे शोहर ने मुझे आज भी यारों मददगार छोड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है, वो भी रात के इस पहर जब गली के कुत्ते भी सो चुके होते हैं। बहुत देर रोने के बाद मैंने सुनसान गली को देखा और सोचने लगी कि मैं अब कहाँ जाऊंगी। मैं खामोशी से दुपट्टा सही तरीके से ओढ़कर गली से गुजरने लगी तो मुझे लग रहा था कि ये गली नहीं, एक पुल से रात है जिसे मैं तन्हा पार कर रही हूँ। गली में आधी रात को कुछ आवारा लड़कों ने मुझे देखकर आवाजें कसना शुरू कर दी थी। मेरे कदम जो आराम आराम से उठ रहे थे, एकदम से उनमें तेजी आ गई थी और मैं तेज कदम उठाती हुई आगे की जानिब बढ़ने लगी। मैंने देखा वो तीन लड़के थे और मेरा पीछा कर रहे थे। मैं तेजी से चलती जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं चलती चलती रोड पर पहुंच गई और तेजी से भागने लगी। भागते भागते मेरा सांस फूलने लगा था और सर चकराने लगा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं जमीन पर ही गिर गई। जब आंख खुली तो मैं एक आलीशान घर के आलीशान कमरे में मौजूद थी। मेरे सामने एक जवान औरत बैठी हुई थी जो बहुत हसीन थी। मेरा सर अभी भी चकरा रहा था। मैंने उस औरत को सवालिया नजरों से देखा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम परेशान ना हो, तुम यहाँ बहुत महफूज हो। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी, मगर जैसे ही मैं दवाई लेकर वापस आ रही थी तो मैंने तुम्हें बीच सड़क पर बेहोश पाया। मैंने देखा कि कुछ आवारा लोग तुम्हारे ताकुब में भी थे। मैंने उनको धमकी दी और तुम्हें उठाकर गाड़ी में डाला। यहाँ पर एक डॉक्टर बुलवाया जिसने तुम्हें ड्रिप लगाई। तुम्हारा बीपी लो हो चुका था। उसने मुझे कहा कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहूं। उसने मुझसे मेरे मुतालिक कोई सवाल नहीं किया। मैंने उससे कहा कि मैं अब जाना चाहती हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी है। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि कहाँ जाओगी? तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने आधी रात को घर से निकाल दिया है या फिर तुम घर से भागकर आई हो। तुम 2 दिन से मेरे घर में रह रही हो। अब क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे? उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उसने कैसे मेरे दिल का हाल जान लिया था। मैंने रोना शुरू कर दिया और अपनी सारी रोदात उससे सुना दी। उसने मुझसे कहा कि मुझे अंदाजा हो चुका था कि तुम एक शरीफ लड़की हो, तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया है। मैंने कहा हाँ, मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। मैंने घर से भागकर शादी की थी। मेरे घर वाले मुझे अब कबूल नहीं करेंगे। मैं तो अपने घर वालों के लिए उस दिन से मर गई थी जिस दिन मैं रात के अंधेरे में अपने बाप की चौखट फलांग कर अपने पसंदीदा शख्स के साथ भाग गई थी। मेरी दास्तान सुनकर उस औरत की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ यहाँ रह सकती हो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस औरत की बात सुनकर मैंने पूछा, कौन सा काम करना होगा? मेरे सवाल पर उस औरत ने कहा कि मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं इस किस्म की औरत हूँ। तुम्हें बस सारा दिन मेरा बच्चा संभालना होगा। तुम बे औलाद हो, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती और मैं अपनी औलाद से तंग हूँ। मैं इस बच्चे को संभाल नहीं सकती। मुझे अपने बच्चे के लिए आया चाहिए। तुम मेरे बच्चे को संभालो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी और तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी।
उसकी बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया। मुझे इतना अच्छा काम मिल गया था। मैंने फौरन उसकी बात मान ली और सुकून से उस घर में रहने लगी। उसका बच्चा सिर्फ 2 साल का था। उस बच्चे को मुकम्मल तवज्जो दरकार थी, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, उसकी माँ उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी, ना ही उसे गोद में उठाती थी और ना ही उससे प्यार करती थी। मुझे वो औरत एक पुरइसरार औरत लगने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मुझ जैसी औरत जिसके अंदर ममता कूट कूट कर भरी हुई थी, उसे तो कुदरत ने औलाद नहीं दी थी, और ऐसी औरत जिसके अंदर ममता नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसे औलाद मिल गई है। मुझे उसकी जाती जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। मुझे एक काम मिल गया था और मैं दिल से उसे कर रही थी। मैं सुकून से रह रही थी, क्योंकि उस घर में कोई मर्द नहीं था, बस मेरी मालिकन और उनका बच्चा, और गेट पर चौकीदार मौजूद होता था। लेकिन एक दिन जब मैं बच्चे को खाना खिला रही थी, तो अचानक से एक आदमी बड़े रौब के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। वो भी मुझे देखकर ठटक गया था। उसकी उम्र 30 से 35 साल के लगभग लग रही थी, और उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। थोड़ी देर वहां दरवाजे का लॉक पकड़े वो खड़ा मुझे देखता रहा, फिर मेरे करीब आया और बच्चे को प्यार करना शुरू कर दिया। मैं समझ गई कि ये शख्स यकीनन इस बच्चे का बाप है। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल गई। मेरी मालकन ने मेरी घबराहट की वजह पूछी, तो मैंने उन्हें बताया कि कोई शख्स अंदर आया है। मेरी मालकन ने कहा, हाँ, वो मेरा शोहर है, बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। मालकन ने बेजारी से कहा। मुझे उस पर बड़ी हैरत हुई थी। वो ना सिर्फ अपने बच्चे से बेजार थी, बल्कि अपने शोहर से भी बेजार लगती थी। मालकन भी हर वक्त खामोश रहती थी और साहब भी हर वक्त खामोश रहता था। मैंने दोनों को कभी हंसते हुए बातचीत करते हुए नहीं देखा था। साहब आते तो थोड़ा सा वक्त अपने बच्चे के साथ गुजारते और फिर दूसरे कमरे में सो जाते, लेकिन मालकन तो बिल्कुल भी बच्चे को नहीं उठाती थी। मैंने मालकन से पूछा कि आपकी मोहब्बत की शादी है, तो उन्होंने जख्मी नजरों से मुझे देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। मैं ये जानकर हैरान रह गई कि मालकिन की मोहब्बत की शादी थी, यानी उन्हें मालिक से बहुत मोहब्बत थी। तो फिर ये दूरियां क्यों थी? इतने बड़े घर में मुझे घुटन होने लगी थी, क्योंकि यहाँ के इंसान इस तरह की पुरस्कार शख्सियत के मालिक थे, जिन्हें समझना मेरे बस की बात नहीं थी। वो औरत जो अब मेरी मालकिन बन चुकी थी, मुझे कहती थी कि मेरे बच्चे को अपने साथ सुलाया करो। मैं जब बच्चे को अपने साथ सुलाती थी, तो आधी रात को मेरा मालिक अपने बच्चे के पास आता था और मैं काम जाती थी। मैं उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उनकी मोहताज थी। मुझे मालिक की नजरों से खौफ आता था। उनकी आंखों के किनारे सुर्ख होते थे, जैसे वो कोई नशेई किस्म का इंसान हो। लेकिन मैं बच्चे से थोड़े अरसे में ही मानूस हो चुकी थी। मैंने ढके छुपे अल्फाज में मालकिन से इस बारे में बात की कि आधी रात को मालिक मेरे कमरे में आ जाते हैं बच्चे के पास, लेकिन मालकिन ने कोई रद्द अमल ही नहीं दिखाया। अगर एक बीवी को पता चले कि उसका शोहर उसकी जवान मुलाजमा के कमरे में रात को जाता है, तो घर में फसाद शुरू हो जाता। लेकिन मेरी मालकिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी मालकिन रोजाना ही छत पर जाती थी। मैंने सोचा कि आखिर वो छत पर क्या करने जाती हैं। मैंने ना जाने क्या सोचकर उनका पीछा किया, तो जो मंजर मुझे देखने को मिला, उसे देखकर तो मेरी रूह तक कांप गई थी। मेरी मालकिन ऐसा काम भी कर सकती थी, मेरे वहमो गुमान में नहीं था। मैं भागती हुई मालकिन तक गई और हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। मैंने गुस्से से कहा कि मालकिन, आप होश में तो हैं? आखिर क्यों आप छत से कूदकर अपनी जान देना चाहती थी? आपने ये तक नहीं सोचा कि आपका छोटा सा बेटा है, आपका शोहर है, उसका क्या होगा? मेरी बात सुनकर मेरी मालकिन ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोना शुरू कर दिया। उन्हें रोता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फौरन से उन्हें गले से लगा लिया। वो मुझसे लिपटकर काफी देर तक वही छत पर रोती रही। मैंने उन्हें चुप करवाया और उन्हें प्यार से पूछा कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि आप अपनी जान लेना चाहती हैं? मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं, मुझे बताने से आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने कहा तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और फिर सारी दास्तान मुझे आराम से सुनाने लगी। फिर मालकिन की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरी दो मरीजों के बीच में आंख खुली थी। मेरे वालिद सरकारी ऑफिसर थे और मेरी माँ गांव की एक अनपढ़ औरत थी। मेरे वालिद को सरकारी नौकरी मिल गई,
तो उन्हें मेरी माँ में हर किस्म की बुराई नजर आने लगी। लेकिन मेरी माँ ने जब बेटे को जन्म दिया तब घर में उनकी इज्जत बढ़ गई। फिर मैं पैदा हुई तो मेरी माँ पर मेरा बाप बहुत मेहरबान हो गया। मैं अपने वालिद साहब की बहुत लाडली थी। मेरी उम्र 12 साल के करीब होगी जब हमारे घर में मेरे वालिद साहब एक 18 साल लड़के को अपने साथ ले आए और कहा कि आज से ये हमारे घर की देखभाल करेगा। उसका नाम सलीम था। सलीम के आने के बाद मेरे वालिदैन के माबैन झगड़े फिर से शुरू हो चुके थे। सलीम मुझे एक आंख नहीं भाता था। वो खाना भी बनाता था, घर की हिफाजत भी करता था। मुख्तसर ये कि वो हमारे घर पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुका था। ज्यादा पैसा होने की वजह से मेरे वालिद अय्याशी में पड़ गए थे और उन्हें देखकर मेरी वालदा भी शाम को अपनी सहेलियों के घर चली जाती थी। माँ बाप के बाद भाई भी पैसे के नशे में चूर था। उसका भी सारा दिन घर से बाहर गुजरता था। अब घर में मैं और सिर्फ सलीम अकेले होते थे। मेरे घर वालों को इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि मैं जवान हो रही थी और एक जवान लड़के के साथ घर में अकेली होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर की ये हालत सलीम की वजह से हुई है। वो मेरे वालिद साहब को मुख्तलिफ औरतों से मिलवाता था और फिर मेरे वालिद साहब से खूब इनाम वसूल करता। मेरे वालिद साहब उन सब के बदले में उसकी जेब भारी कर दिया करते थे। दूसरी तरफ मेरे वालिद साहब के सारे किस्से मेरी वालदा को बताता था और मेरी वालदा को ये बावर करवाता था कि वो उनका वफादार है और उनके शोहर की हर बात उनको बताता है और उसके बदले में मेरी वालदा उनको पैसे दिया करती थी। यानी कि वो दोनों तरफ से फायदे में ही था। मैं 18 साल की हुई तो बहुत समझदार हो चुकी थी। मैं अपने घर से सलीम को निकालना चाहती थी, इसलिए एक दिन मौका पाकर किचन में गई जहां पर सलीम सब्जियां काटने में मसरूफ था। घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वो रात के खाने की तैयारी कर रहा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने एक नजर मुझे देखा और फिर मुझसे कहा कि यहाँ से चली जाओ। जैसे मैं उसे नापसंद करती थी वैसे ही वो भी मुझे पसंद नहीं करता था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उससे कहा कि मेरे घर को मजीद बर्बाद मत करो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब है इस बात का। मैंने उससे कहा कि तुम जो खेल मेरे वालिदैन के साथ इतने सालों से खेलते आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल गया है। उसने कहा कि ऐसा भी क्या राज तुम्हें पता चल गया है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे घर से चले जाओ। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गौर से मुझे देखा और फिर कहा कि बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपने काम करने दो। तुमने मेरे काम में खलल डाल दिया है। मुझे खाना जल्दी बनाना है। चली जाओ यहाँ से। सलीम मुझसे बचपन से इसी अंदाज में बात करता था, लेकिन जब वो इस घर में आया था तब मैं बच्ची थी और वो आज भी मुझे बच्ची समझ रहा था। लेकिन आज उसे अंदाजा हो गया था कि मैं बच्ची नहीं रही हूँ। मैंने उसे कहा, तुम नौकर हो, नौकर बनकर रहो, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने मुझ पे गुस्सा किया और मुझे एक थप्पड़ दे मारा। मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे घर के मालिक बने बैठे हो। मैं उस पर शदीद गुस्सा कर रही थी कि अचानक मेरी नजर उसके हाथ की तरफ चली गई। उसने छुरी उठाई और कटिंग वाली साइड से बड़ी मजबूती से छुरी को पकड़ कर रखा हुआ था और उसकी हथेली जख्मी हो चुकी थी और उसके हाथ से खून रिस रहा था। मतलब ये कि जिस हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा था उसने अपना वही हाथ जख्मी कर लिया था। मैं उसको देखकर घबरा गई। कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि खुद को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाए। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मंजर मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे इस बात पर इतनी हैरत नहीं थी जितनी इस बात पर हैरत हो रही थी कि जिस हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा उसने वही हाथ जख्मी कर लिया था। उसके बाद मैं सारी रात सो न सकी। बस वही एक लम्हा था जब मेरे जज्बात सलीम के लिए और सलीम के जज्बात मेरे लिए मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे। मैंने सारी रात सलीम के मुतालिक सोचते हुए गुजार दी। कितनी अजीब बात है ना,
जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, कुदरत हमें उसी से मोहब्बत करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मोहब्बत मेरे गले का तोप बनने वाली है। अगली सुबह जब मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी, तो मैंने देखा कि सलीम के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने मुझे देखकर नजरें झुका ली। मैंने उसके हाथ को देखा, फिर उसे कहा कि इंसान को ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिसके बाद पछताना पड़े। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि उसकी एक नजर मेरे वजूद में तीर की मानिक पेवस्त हो गई थी। मैंने उसके ख्याल को झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करती। वो तो सारा दिन मेरे साथ एक घर में रहता था। ये वो इंसान था जिसकी वजह से मेरा घर खराब हो चुका था। मैं 18 साल की थी और वो 24 साल का था, और वो बहुत ही खूबरू नौजवान लगता था। बस मुझे कुछ ही दिन लगे, मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। चंद दिनों में ही उस शख्स की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। एक दिन वो किचन में काम कर रहा था, मैं उसके पीछे चली गई और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो मुझे कुछ देर देखता रहा और फिर बोला, अगर ये बात तुम्हारे बाप को पता चल गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैंने सलीम का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं लड़की होकर इतने धड़ल्ले से मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ और तुम मर्द होकर इस कदर खौफजदा हो। तब तो उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि एक मर्द मजबूर नहीं होता। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे बाप का नौकर हूँ और ये बात मैं नहीं भूल सकता। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। तब उसने नजरें चुरा ली। उसने मुझे कहा कि मेरे सामने मत आया करो। अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो मैं इस नौकरी से भी जाऊंगा और जान से भी जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैं तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनना चाहती हूँ। मेरे बहुत इसरार पर उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया, और बस यही लम्हा था जब पीछे से मेरे वालिद साहब आ गए और उन्होंने सारा मंजर देख लिया। मेरे वालिद साहब ने सलीम को इस कदर मारा कि उसकी हालत खराब हो गई। मेरे भाई ने भी सारा माजरा समझते हुए सलीम को मारना शुरू कर दिया। मैं उसके ऊपर गिरकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ मुझे गालियों से नवाजते हुए मारती जा रही थी। एक हंगामा सा बर्पा हो चुका था। मेरे वालिद साहब ने पुलिस को फोन मिलाया और कहा कि मैंने अपने नौकर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया है। मेरे वालिद साहब की बात सुनकर सलीम ने उनकी मिन्नत की कि मुझे पुलिस के हवाले ना करे। मैंने सलीम को आंखों ही आंखों में वहां से भाग जाने का इशारा किया। खुद अदाकारी करते हुए मैं बेहोश हो गई। हकीकत में मैं बेहोश हुई नहीं थी, सिर्फ मैं अदाकारी कर रही थी ताकि सलीम मौका पाकर वहां से भाग जाए। मेरे बेहोश होने पर सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए और सलीम वहां से भाग निकला। वो ऐसा भागा कि दोबारा किसी के हाथ नहीं आया। इस बात को एक महीना गुजर चुका था। मेरे माँ बाप ने फौरन से मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। एक रात में सो रही थी कि मेरी खिड़की पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो सलीम था। वो मुझे लेने के लिए आया था। मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मैं अपने वालिदैन की मोहब्बत को लताड़ते हुए उसके साथ भाग गई थी। हम दोनों ने फौरन निकाह कर लिया। मेरे वालिदैन मुझे पागलों की तरह ढूंढते रहे थे। उन्हें हमारा ठिकाना ना मालूम हुआ तो मेरे वालिद और वालदा दोनों मुझे लेने के लिए एक साथ निकले, मगर कार तेज चलाने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों मौके पर ही जान बहक हो गए। ये खबर मुझ पर कयामत की तरह गिरी थी। फिर मेरा भाई हमें ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच गया और मेरे भाई और सलीम के माबैन हाथापाई शुरू हो गई। इसी हाथापाई में मेरे भाई को सलीम ने गोली मार दी और वो भी मौके पर जान बहक हो गया। उस दिन मेरी दुनिया, मेरा मेका सब कुछ लुट चुका था। मेरे मेके में अब कोई नहीं बचा था। सलीम मेरे भाई को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने की कोशिश में ये सब किया था। पुलिस के खौफ से सलीम ने फौरन सहन में कब्र बनाकर मेरे भाई को दफन कर दिया। मेरा भाई बगैर जनाजे के, बगैर कफन के कब्र में फेंका जा रहा था और मैं बिल्कुल बेबस होकर देख रही थी। फिर काफी अरसे तक हम रूपोश रहे। इस अरसे में मैं उम्मीद से हो गई। हमारे पास एक रुपया भी नहीं था। फिर वो मुझे मेरे बाप के घर में ले आया, जो कि खाली पड़ा हुआ था। मेरे वालिदैन के जाने के बाद उनकी जायदाद और उनके घर की इकलौती वारिस मैं ही बची थी। मैंने और सलीम ने घर में रहना शुरू कर दिया।
लेकिन हमारे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। जो कुछ हुआ था उसे मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था। मैं सलीम से क्या कहती, उसका क्या कसूर था। मैंने फौरन उसे मजबूर किया इजहार मोहब्बत के लिए। वो तो मुझे उस वक्त भी इनकार कर रहा था, लेकिन मेरी जिद ने उसे इजहार मोहब्बत पर मजबूर किया था। मगर हम उस हालत तक पहुंच गए थे। मेरे वालिद साहब का कारोबार सलीम ने संभाल लिया और उसने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ली। 3 साल से मैं इस घर में एक जिंदा लाश की मानिद रह रही हूँ। रोजाना अपने आप को खत्म करने की हिम्मत करती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। आज बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की तो तुमने मुझे रोक लिया। मुझे ना अपने बच्चे से कोई लगाव है, ना अपने शोहर से। ये वो इंसान है जिसकी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, और आज यही इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है तुम्हारे वालिदैन की मौत ऐसे ही लिखी हुई थी और तुम्हारे भाई को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे मारने के लिए आया था। मैंने तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। वो मुझे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने से चली जाओ, क्योंकि मुझे पता था कुछ गलत हो जाएगा। मुख्तसर ये कि आज वो हर बात का इल्जाम मुझ पर ठहराता है, और वो सही कहता है। मालकन ने अपनी कहानी सुना दी। मैं उनकी कहानी सुनकर बहुत ही अफसुर्दा हो गई थी। हम जैसी लड़कियां, यानी मुझ जैसी और मेरी मालकिन जैसी लड़कियां, हम जो अपने माँ बाप की चौखट को आधी रात को जिस इंसान के लिए छोड़कर आ जाती हैं, वही इंसान हमें हर बात का इल्जाम देकर खुद हर इल्जाम से बरी हो जाता है। हम जैसी लड़कियां जो मोहब्बत करने वाले वालिदैन को छोड़कर एक अनजान इंसान का हाथ थाम कर आधी रात को निकल पड़ती हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने भी घर से भागकर शादी की, और फिर जब औलाद ना हुई तो मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरी मालकन को औलाद हुई तो उसे अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं थी। मैं घर से दरबदर हो गई थी, लेकिन मेरी मालकन तो घर के अंदर थी, अपने शोहर अपने बच्चे के साथ, लेकिन फिर भी वो बेसुकून थी। काश हम अपने वालिदैन का घर ना छोड़ती। काश हम उनकी फर्मा बरदार बेटियां होती, और वो हमारे लिए जिस इंसान का इंतखाब करते हैं यकीनन वो अच्छा ही होता है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन वालिदैन का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसी लड़कियों को कामयाब जिंदगी गुजारते हुए नहीं देखा जिन्होंने अपने वालिदैन का दिल दुखाकर किसी और से शादी की हो। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि कोई लड़की या लड़का ऐसा कदम उठाने वाला है तो खुदा के लिए संभल जाएं, वरना आपका अंजाम भी हमारी तरह का हो सकता है।